हेलो स्टूडेंट, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अभी यूनिट एंड मेजरमेंट का जनरल साइंस में फिजिक्स स्टार्ट किया और फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट हमने एक लेक्चर में कवर किया। तो वो सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन था जिसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज और बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट इन अ फिजिक्स, हाउ कैन आई मेजर द units of the physical quantities and types of physical quantities and all. I have covered all the things in that video. Now we have discussed the questions from unit and measurement. तो यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में वो क्या होंगी, टोटल जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये ऑलमोस्ट जो होता है ना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। और जो दूसरा पोर्शन होगा वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जो जैसे उसमें हम क्या डायमेंशनल फार्मूलाज जो डिस्कस किए थे उसको बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सम डायमेंशन फार्मूलाज एंड सम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। हाउ कैन आई फाइंड द ड्राइव यूनिट फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते, कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स फ्रॉम, जैसे हमने पढ़ा था क्या सीजीएस सिस्टम को हम अगर हमको एमकेएस सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है उसको कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हम पार्ट 2 इसका हम एक लेक्चर लाएंगे, कल लाएंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों के लेक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। VIMP मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों के दोनों सेशन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सारे के सारे जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो फ्रीक्वेंटली सारे एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में, UPPCS के एग्ज़ाम में, BPSC के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे गए हुए सारे सवाल हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये आएंगे ही आएंगे। अगर मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल से कोई क्वेश्चन बना आपके एग्ज़ाम के अंदर तो 100% सर्टेन एंड श्योर है कि वो इसी ही लेक्चर से मिलने वाला है आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज ऑब्जेक्ट इनटू द ओशियन। ओशियन के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो उसके अंदर डूबा हुआ है तो उस इंस्ट्रूमेंट को लोकेट करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे। तो देखिए, ऑडियोमीटर तो हमारे पास क्या इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने की एक डिवाइस है। क्या इससे क्या मेजर करते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इससे हम क्या मेजर करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। गैल्वेनोमीटर, इससे हम मेजर कर नहीं सकते। सेक्सटेंट, ये उसकी डिवाइस है ही नहीं। सोनार जो होता है इस डिवाइस से हम मेजर करेंगे क्या, सबमर्ज ऑब्जेक्ट इनटू द ओशियन। सोनार का जो सबसे पहले क्या, सोनार के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे क्योंकि सोनार से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो सोनार का जो सबसे पहले फार्मूला फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपका सोनार का फुल फॉर्म हो गया। दूसरी चीज़ इसमें और क्या यूज होती है, सोनार में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज किया जाता है। कौन सा रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट वेव्स हम बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव का यूज किया जाता है। इसके थ्रू हम क्या सी के अंदर डूबे हुए ऑब्जेक्ट या जैसे वो शिप हुई या फिर कोई आइसबर्ग हुआ तो उसके लोकेशन को पता लगाने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट वेव्स का यूज करके, सोनार एक डिवाइस होती है उसके थ्रू हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, पूरी सी है, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सोनार आपका डिवाइस है, एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पे गई, फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ से टच होकर के फिर वापस आएगी, यहाँ पे गई और यहाँ पे वापस आई। अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो होती है उसकी स्पीड हमको नोन होती है, पता होती है पहले से। और जो टाइम लगेगा यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ पे वापस आएगी, जो हमारे पास टाइम लगेगा उस टाइम से निकालने के बाद हम क्या, v इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन टी होता है। तो d इज इक्वल टू क्या, v इंटू टी। यहाँ से हम
इस सोनार के पास से ऑब्जेक्ट कितनी दूर लोकेटेड है सी के अंदर, उसका हम पता लगा लेते हैं। तो शायद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अल्ट्रा वायलेट वेव्स का यूज़ करते हैं, सोनार से हम सबमर्ज ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं सी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेटर्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी हमने आपको पीछे देखिए बताया था थोड़ा सा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें पहला ऑब्जेक्ट है क्रोनोमीटर, इसका कोई यूज नहीं है। एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर होता है इसका यूज हम करते हैं किसमें, विंड स्पीड, विंड की क्या स्पीड है उसको मेजरमेंट किया जाता है, विंड की क्या स्पीड है उसको मेजरमेंट में एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन क्या होता है, ये एक स्मॉल डिवाइसेस होती है, स्मॉल डिवाइसेस फॉर हियरिंग ऐड, फॉर हियरिंग ऐड, मतलब जैसे हमने जो अपने ईयरफोन कनेक्ट करते हैं वो ऑडियोफोन होता है। ऑडियोमीटर इसका राइट आंसर है। ऑडियोमीटर के थ्रू हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो पायरोमीटर का यूज किसके मेजर में किया जाता है। तो सबसे पहली बात, पायरोमीटर के बारे में कुछ हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे, किसके बारे में लिख रहे हैं, पायरोमीटर, पायरोमीटर के बारे में कुछ बात लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, ये क्या है अपने पास, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का, प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन के प्रिंसिपल पे ये काम करती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4 वेयर E इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी रेडिएशन, टोटल रेडिएशन बाई अ ब्लैक बॉडी, बाई अ ब्लैक बॉडी। अब देखिए पायरोमीटर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, टेम्परेचर में भी ऐसी हाईली टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, क्या, हाई टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस होती है। हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, पायरोमीटर। और ये जो पायरोमीटर है इसका यूज मोस्टली कैसे किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग हो, मूविंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर निकालते हैं। एक और पॉइंट लीजिए, मूविंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उसको हम फाइंड करते हैं किससे, पायरोमीटर से। पायरोमीटर से हमने क्या क्या देखा, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है, हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है। प्रिंसिपल क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे के स्टीफन लॉ पे ये काम करता है। सिंपली बोलिए स्टीफन्स लॉ जो होता है, टोटल रेडिएशन बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, दैट इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। मतलब क्या, जो बॉडी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है वही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को रेडिएट करती है, ये बोलता है आपका क्या, स्टीफन्स लॉ। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। और ये मूविंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता लगाने में करती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जैसे क्या, सन हो गया, सन के टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पायरोमीटर का यूज करते हैं, पायरोमीटर की डिवाइस होती है उसको यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी अभी आगे आने वाला है, तुरंत आप उसको, हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होता है क्या, हाइग्रोमीटर, जिसके थ्रू हम क्या, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। एयर प्रेशर, बैरोमीटर का हम यूज करते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया। डेंसिटी अभी यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पायरोहेलियोमीटर इसको डिस्कस करेंगे। पायरोहेलियोमीटर क्या होता है, पायरहेलियोमीटर, पायरहेलियोमीटर ये क्या होता है, पायरोहेलियोमीटर। देखिए ये दोनों चीज़ें एक साथ डिस्कस करने का मतलब ये हुआ, इसका ये सिग्निफिकेंस आपको मिलेगा। पायरोमीटर, पायरोहेलियोमीटर दोनों सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, नॉट एग्जैक्टली। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस की, ये क्या टेम्परेचर मेजर कर रहा था, ये क्या रेडिएशन ऑफ लाइट को मेजर करता है, रेडिएशन ऑफ, रेडिएशन, ये ऐसे लिख लीजिए, रेडिएशंस को मेजर करता है, रेडिएशन, रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, सोलर रेडिएशन को मेजर करता है।
पायरोहेलियोमीटर क्या करता है, सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। रेडिएशन का मतलब कितनी रेडिएशन वो पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर कितनी रेडिएशन को वो रेडिएट करता है टूवर्ड द अर्थ सरफेस, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, पायरोहेलियोमीटर। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, पायरोहेलियोमीटर सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। नेक्स्ट जो हम आएंगे, व्हाट इज ओडोमीटर एंड ओंडोमीटर। ये दोनों चीजें देखिए एक साथ लेने का एक सिग्निफिकेंस होगा, दोनों में जो आपकी क्लियरिटी होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, ताकि एग्जाम में आपके साथ मिस्टेक्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो ओडोमीटर सिंपली क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई, ये क्या मेजर करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाई अ व्हीकल, डिस्टेंस कवर्ड बाई ये व्हीकल। जैसे आपने व्हीकल्स में देखा होगा कि आपके सामने एक आपके पास एनालॉग वॉच टाइप की लगी होती है, जिसके अंदर ये क्या स्पीड बताता हुआ एक वो होता है, ये स्पीड बताता हुआ जाता है। उसके सामने आपको एक डिजिटल कुछ वो होते हैं, डिजिटल नंबर्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपकी जो व्हीकल्स है वो अभी तक कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। शायद ये आपको 100% क्लियर होगा। अब हम आते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, दिस मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। क्या, ईएम वेव। अब हम यहाँ ईएम वेव थोड़ा सा देख लेते हैं। ईएम वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होकर के चलती हैं। अच्छा एक चीज़ और देख ली, चलिए छोड़िए, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसकी भी परपेंडिकुलर होती हैं। सपोज देखिए एक बार ये देख लीजिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेव की डायरेक्शन है, मूविंग डायरेक्शन है, ये क्या है, मूविंग डायरेक्शन है। ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ द फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाती है, हर्ट्स। हर्ट्स में ये मेजर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटिव है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस हियर। द ओंडोमीटर इज मेजिंग ओनली, अगर हमारा जो आंसर ओंडोमीटर का है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड टर्म थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन परपेंडिकुलर कैसे होते हैं इन दोनों से, फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, उसकी क्या यूनिट होती है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिवाइस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एंड मोर कंफ्यूजिंग पॉइंट। सबसे पहली बात देखिए, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर दोनों के दोनों पैरामीटर यूज किए जाते हैं किसके मेजरमेंट में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को जब मेजर करते हैं तो भाई कौन सा सही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक दिया जाए तो स्मॉल करंट, क्या अगर पूछा जाए स्मॉल करंट इज मेजर्ड बाय, तो हमारा आंसर होना चाहिए क्या, गैल्वेनोमीटर। क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, हमारा मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। और अगर स्पेसिफिक ना दिया जाए, लार्ज करंट ना दिया जाए, ओनली करंट दिया जाए, मतलब चाहे वो लार्ज करंट पूछे या लार्ज करंट, और अगर ये पूछे करंट, तो हमको हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। स्मॉल करंट अगर है तो गैल्वेनोमीटर के यूज से हम बनाएंगे, और लार्ज करंट है तो हम उसको कैसे, एमीटर के थ्रू मेजर करेंगे। नाउ द वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर, ये दोनों के दोनों क्या वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या वोल्टेज या और इसी वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल, क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अब इन्हीं दोनों में भी सेम डिफरेंस, अगर पोटेंशियोमीटर है तो मैं बोलता हूँ लो वोल्टेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो वोल्टेज, और अगर वोल्ट मीटर है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, हाई वोल्टेज। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ the next question is now what is the density of milk can be obtained by use of, डेंसिटी किस तरीके से मेजर की जाती है मिल्क की, तो ऑप्शन होगा आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के थ्रू हम डेंसिटी को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर अभी अभी मैंने आपको बताया था, शायद बताया था या आगे बताऊंगा, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर
हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, देखिए यहाँ पे बहुत बहुत समझने वाली बात, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर हो गई, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर हो गई, तो हाइड्रोमीटर से क्या मेजर की जाएगी, हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर से क्या मेजर की जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ये मेजर की जाती है किसमें, हाइड्रोमीटर से। अच्छा, ह्यूमिडिटी में एक चीज और, इससे मॉइस्चर ऑफ एयर, मॉइस्चर आपका ऑप्शन में भी आ सकता है, मॉइस्चर ऑफ एयर कंटेंट, वही तो होता है ह्यूमिडिटी, ये भी मेजर किया जाता है। ऑप्शन में या तो ह्यूमिडिटी आएगा या तो मॉइस्चर ऑफ एयर कंटेंट आएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज बोटाइरोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर जो भी कह लीजिए उसको प्रोनाउंसिएट करके, ब्यूटाइरोमीटर, इसका यूज जो किया जाता है, लैक्टोमीटर तो डेंसिटी ऑफ मिल्क हो गया, जो ये ब्यूटाइरोमीटर है ये मेजर करता है फैट कंटेंट इन अ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। कोई भी आपके पास अगर मिल्क प्रोडक्ट है या आपके पास कोई मिल्क है तो उसके अंदर कितना फैट कंटेंट है उसको मेजर करता है क्या, बुटाइरोमीटर। I think every option will be clear here. In a one question you can see there was a 5 type of question: lactometer, density of milk, hygrometer, humidity and moisture of air, barometer, atmospheric pressure, hydrometer, ये आपको relative density of any liquid, any kind of liquid, that will be the petrol, that will be kerosene oil, that will be water also, whatever it is। तो हाइड्रोमीटर का यूज करके हम उसके रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करेंगे। बोटाइरोमीटर हमने देखा फैट कंटेंट इन द मिल्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा, डेंसिटी जो है लैक्टोमीटर से यूज हो जाएगी, और उसी मिल्क के अंदर अगर हम फैट कंटेंट की बात करेंगे देन आई हैव गो टू द ऑप्शन ई ऑप्शन, फैट कंटेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैंने अभी आपको जस्ट अ मिनट आपको बताया, क्या है ऑप्शन हमारे पास बी, ये क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर अभी हमने बताया रिलेटिव, लैक्टोमीटर अभी आपने देखा, पोटेंशियोमीटर क्या वोल्टेज मेजर करता है, लैक्टोमीटर क्या डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर करता है, हाइग्रोमीटर आपने अभी देखा। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus used to measure the intensity of light, the very most important question। एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड को मेजर करता है क्या, एनीमोमीटर। क्लोरोमीटर इसको देखेंगे आगे जा करके। लक्स मीटर, ये आपका ऑप्शन सही है, ये लक्स मीटर क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। एल्टीमीटर क्या मेजर करता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्या मेजर करता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए जो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, आप अपने नोट्स पे शॉर्ट नोट में ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एल्टीमीटर इसका मोस्टली यूज किस में किया जाएगा भाई, तो अर्थ सरफेस से हाइट को मेजर करने की बात तो एयरप्लेन में, किसका यूज किस में किया जाता है, एरोप्लेन में किया जाता है, कि एरोप्लेन अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, तो एल्टीमीटर का यूज वहाँ पे किया जाता है। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बायोलॉजिकल टर्म है। ईईजी एक होता है ईसीजी, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपका यूज होता है किसके लिए, ब्रेन के लिए, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, किसके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है क्या, ईईजी। एंड ईसीजी जो है ये किसके लिए, हार्ट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, कौन, ईसीजी। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, radar, most important question, I cannot define how many times it will be asked in the competition exam like UPPSC and NTPC and SSC CGL and all। तो हम सीधे इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फुल फॉर्म की बात करेंगे, वो क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। शायद ये आपके पास फुल फॉर्म सही है या गलत है,
सही होगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपके पास क्या है, रडार का फुल फॉर्म है। दूसरी बात इसके लिए देखिए, अभी हमने पढ़ा था क्या, सोनार पढ़ा था, वहाँ पे क्या अल्ट्रा वायलेट वेव्स यूज किया था। यहाँ पे कौन सा वेव यूज किया जाएगा, रेडियो वेव्स यूज किया जाता है। कौन सा कौन सा वेव यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स यूज किया जाता है। वहाँ पे क्या यूज किया जाता था, अल्ट्रा वायलेट वेव यूज किया जाता था। नाउ इसका जो यूज है वो क्या है, इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस, मतलब डी ऑप्शन, इसका क्या है, प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव्स। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आपको यहाँ से दो चीज़ें क्लियर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया। नाउ इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड द लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का यूज करके ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन द स्पेस में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या, एयरक्राफ्ट को उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज़ किसमें, वेदर इंफॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। वेदर इंफॉर्मेशन, इसमें भी इसका यूज किया जाता है, किसका, रडार का। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग कम से कम 25 से 30 बार ये पूछा गया है यूपीपीसीएस और बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो हम इसके बाद पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर अभी हमने देखा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का जो यूज होता है ये लाई डिटेक्टर में यूज किया जाता है। लाई डिटेक्शन, लाई डिटेक्शन मतलब झूठ बोलने की मशीन होती है ये पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में मशीन नहीं होती है, मतलब एक मशीन के थ्रू किसी आदमी के लाई को डिटेक्ट किया जाता है, एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करता है पॉलीग्राफ। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर है वो है क्या, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, जब हमारे पास अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक जो है बहुत सारे रेडिएशंस की वेव को एमिट करता है। उस एमिट वेव को या तो हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलेंगे, या हम अल्फा वेव बोलेंगे, या हम उसको बीटा वेव बोलेंगे। इसी अल्फा वेव को क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसी बीटा वेव को हम क्या ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोल सकते हैं, अल्फा वेव भी बोल सकते हैं, बीटा वेव भी बोल सकते हैं, सरफेस वेव भी कहा जाता है इनको। तो अब ये सारी वेव्स होती हैं, ये कैसी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव, ये सारी की सारी क्या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं। क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन करती हैं जब अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक आने के बाद अब इसमें क्या होता है, सिस्मोग्राफ एक हमारे पास डिवाइस होता है। डिवाइस कौन सा यूज होगा, सिस्मोग्राफ, क्या सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। जो स्केल यूज होती है, जो स्केल यूज होती है वो कौन सी, रिच्टर स्केल। कौन सी स्केल, रिच्टर स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिच्टर स्केल का यूज किया जाता है। रिच्टर स्केल क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, ये क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को ये क्या करता है, मेजर करता है। अब रिच्टर स्केल की थोड़ी सी और बात करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करता है, इसकी जो स्केल होती है वो 0 to 9 होती है रिच्टर स्केल की। अगर मैं एक बार फिर से लिखूँ इसको, रिच्टर स्केल, रिच्टर स्केल का जो स्केल होता है वो कितना होता है, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9। जब ये एक इस स्केल पे अगर वो एक यूनिट आगे बढ़ता है तो 10 टाइम्स अर्थक्वेक की वैल्यू क्या होती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे अगर मैं मानूं कि थ्री इस रिच्टर स्केल पे अगर मैग्नीट्यूड मान लीजिए मैं बोलूँ क्या है, ई है, क्या है, ई है, ई का अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, ई है। तो 4 रिच्टर स्केल पे इस अर्थ का जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा वो 10 इंटू ई हो जाएगा, मतलब क्या 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कितने टाइम, 10 टाइम्स ये इंक्रीज कर जाता है अर्थक्वेक। और ये कितने टाइम, वन इंक्रीज कर जाता है, वन इंक्रीज करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज बाय द 10 टाइम्स। तो ये रिच्टर स्केल्स के बारे में कुछ बात हो गई। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो होता है इसका क्या यूज होता है, क्रेस्कोग्राफ का कुछ नहीं, ये
देखिए सिस्मोग्राफ और क्रेस्कोग्राफ दोनों सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्रेस्कोग्राफ का यूज किस में। तो इसका यूज जो होता है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट में इसका यूज किया जाता है कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं। नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है अर्थक्वेक में सरफेस वेव, अल्फा वेव, बीटा वेव, इसी अल्फा वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और जो डिवाइस यूज की जाती है वो सिस्मोग्राफ होती है। इस सिस्मोग्राफ का जो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम रिश्टर स्केल का यूज करते हैं, रिश्टर स्केल का। और ये जो रिश्टर स्केल होता है ये 0 से 9 10 स्केल का होता है, 0 से 9 के बीच में। और जब भी ओके तो हमने कहाँ तक देखा, क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज गोइंग डाउन इज अ इंडिकेशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका एक बार में बनेगा। वो कौन सा बनेगा कि बैरोमीटर का अगर जो स्केल है, देखो बैरोमीटर होता क्या है, बैरोमीटर इस तरीके से एक डिवाइस होती है जिसमें मरकरी भी भरी जा सकती है और डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स का हम यूज कर सकते हैं। इसमें लिक्विड एक एंड से ये क्या होता है ऑफ होता है पूरा पूरा, एक एंड से ये क्या होता है ओपन होता है, ठीक है। और इसमें जो है लिक्विड या मरकरी, ऑलमोस्ट हम मरकरी लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, मर्क्यूरी, मरकरी लेकर के चलते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर में रखा रहता है, ये हमारे पास क्या है पूरा बैरोमीटर, सपोज ये क्या है हमारे पास बैरोमीटर, ठीक है। अब इस बैरोमीटर में 3 कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। देखिए पहला अगर है मरकरी का लेवल, या फिर जैसे वो बोला ना गोइंग डाउन, गोइंग डाउन का मतलब मरकरी का लेवल इस बैरोमीटर में डाउन जा रहा है। तो देखिए अगर ये फास्ट स्लो, फास्ट गो डाउन जाएगा, क्या फास्ट गो डाउन, मतलब बहुत तेजी से अगर नीचे जाएगा तो स्टॉर्म आने की शंका होती है, क्या स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगेगा, आने वाले की संभावना होती है, आने की संभावना होती है स्टॉर्म की, जिसको क्या बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। अगर ये गो डाउन गया, क्या गो डाउन गया मतलब स्लो गो डाउन, स्लो गो डाउन गया या गो डाउन गया, धीरे धीरे नीचे गया, तो रेन होने की शंका जताई जाती है। मतलब वेदर में जो फोरकास्टिंग की जाती है ऑन द बेस ऑफ बैरोमीटर, तो अगर स्लो गो डाउन गया तो रेन होने की संभावना है, और अगर फास्ट गो डाउन गया तो थंडर स्टॉर्म या स्टॉर्म आने की संभावना होती है। अगर ये अप गया, कहाँ गया, अप गया, गो अप गया अगर ये, तो ये क्लियर वेदर, क्या ये क्लियर वेदर देता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्लियर वेदर, क्लियर वेदर होने की संभावना होती है। तो सबसे पहला अगर फास्ट गो डाउन हुआ तो थंडर स्टॉर्म, स्लो गो डाउन गया तो रेन हो जाएगी, और अगर ये गो अप गया तो क्लियर वेदर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या गोइंग डाउन, यहाँ पे फास्ट और स्लो की कोई बात नहीं की गई है, तो गो डाउन धीरे से वो नीचे चला गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा रेनफॉल। अगर ये स्पीडी गो डाउन गया होता, बहुत फास्ट रैपिडली गो डाउन गया होता, तो उसको हम क्या स्टॉर्म आ जाता। तो इस तरीके से ये बैरोमीटर का क्वेश्चन था, इस पे हमने डिटेल डिस्कस की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बैरोमीटर पे बन सकते हैं, और मैंने सारी की सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज नॉट, इज द यूनिट ऑफ स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट। अभी मैंने कल डिस्कस किया था आपको, क्या नॉट एंड नॉटिकल मील्स, नॉट एंड नॉटिकल माइल्स क्या होता है, नॉट्स जो होता है वो स्पीड ऑफ शिप, क्या स्पीड ऑफ शिप, स्पीड ऑफ शिप, शिप का क्या मतलब ये सी में होगी, तो शिप की स्पीड को मेजर करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। नॉटिकल माइल्स किसके लिए यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसी टाइप के क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं कल वाली स्लाइड पार्ट 2 में इसको डिस्कस करूंगा। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे जनरल साइंस में स्कोर करना है। मैं आपको बताऊं, अभी जो करंट का ट्रेंड है एनटीपीसी,
NTPC एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अगर उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट सारे क्वेश्चन का, सारे एग्ज़ाम्स का कंपटीशन का जो मार्क्स होता है, ये 100 क्वेश्चन होते हैं। इन 100 क्वेश्चन में आप 20 to 25 क्वेश्चन आप जनरल साइंस के पाएंगे और 20 to 25 क्वेश्चन में आप अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 क्वेश्चन फिजिक्स का वेटेज धीरे धीरे ग्रो हो रहा है आपके कंपटीशन के अंदर। तो आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज जो मैं बता रहा हूँ ये थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक बार कहूँ तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग के अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आप ये जो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, जिस तरीके से हमने लिए तो हैं 15 to 16 क्वेश्चन, बट आई हैव ऑलमोस्ट डिस्कस द 50 to 60 क्वेश्चंस, मींस ऑल द मेजरिंग डिवाइसेस विल बी कवर इन दिस लेक्चर। सो इसी तरीके से हम जो है कल जो है नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे पार्ट 2, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन, नाउ नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज नो यूनिट बट द विच हैज द यूनिट बट नो डायमेंशन। हमने क्या देखा था भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें कितने थे 7, सातों के सातों क्या थे, यूनिट भी थी और उनके डायमेंशन भी थे। डायमेंशन मतलब क्या, वीमा, वीमा हमने देखा था ना कि मीटर का L होता है, मास का कैपिटल M होता है, टेम्परेचर का सेकंड होता है, कैंडिला का CD होता है, मोल का MOL होता है, और क्या बच गया, टेम्परेचर का केल्विन होता है। और जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारी उसकी यूनिट रखी थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जितनी भी हैं उनके पास क्या है, वीमाएँ भी हैं, उनके पास यूनिट भी हैं। फिर उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटी, अब बताओ जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी क्वांटिटी नंबर में कितनी है, हमने कल बताया था 22 होती हैं। 22 में 2 क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, 20 क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटी कहाँ से मिलकर निकलती हैं, वो निकलती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल, दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड करके उनका जोड़ करके ड्राइव्ड यूनिट का क्या कहता है, फॉर्मेशन कहता है। तो जब इसका बीमा होगा, अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के पास बीमा होगी, इसी को तो जोड़ करके ड्राइव्ड बन रही है। इसका मतलब इस ड्राइव्ड क्वांटिटी, ईच एंड एवरी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैज अ डायमेंशन एज वेल एज यूनिट्स आल्सो, मतलब उसके पास यूनिट्स भी होगी और उसके पास डायमेंशन भी होगा। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं, हमारा जो सवाल है कि जिसमें डायमेंशन नहीं होती। हमने सप्लीमेंट्री में देखा था, एक क्या देखा था, एंगल मेजरमेंट। क्या देखा था, एंगल मेजरमेंट। एंगल को किसे मेजर करते हैं भाई, रेडियन में मेजर के। क्या इसका हमने कोई बीमा लिखा था RA करके या फिर कुछ थीटा करके, नो। तो इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती हैं। उसी तरीके से अगर मैं क्या बोलो, क्या था, सॉलिड एंगल। क्या था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट्स क्या होता था, स्टेरेडियन होता था। स्टेरेडियन का क्या हमने कुछ डायमेंशन लिखा था, S करके R करके, नहीं, कुछ नहीं लिखा था। तो ऐसे राशियां जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दो एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसके पास यूनिट्स तो हैं रेडियन एंड स्टेरेडियन, बट इट हैज नो डायमेंशन फार्मूलाज। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। लास्ट में मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अगर ये लेक्चर मैं रिवार्ड लेने के लिए अगर कैपेबल हूँ, आपको समझ आता है कि रिवार्ड देना चाहिए, तो कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के पास जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।